गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कल का जो मैंने आपको वर्कशीट दिया था उस वर्कशीट के आंसर पे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपके आंसर को मैच कर लीजिएगा और कल के वर्कशीट के आंसर के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, इफ लेंथ L, if length capital L, force capital F, and time capital T are taken as fundamental quantities, ठीक है। what would be the dimensional equation, of mass and density? What would be dimensional equation of mass and density? तो ध्यान रखना, यहाँ पे लेंथ को हम लोग L बोल रहे, फोर्स को हम लोग F बोल रहे और टाइम को हम लोग T बोल रहे, ठीक है। आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, हमको इतना तो मालूम है कि टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन फोर्स हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करो। तो अगर वो बोल रहा है तो आप ले लो ना, क्वेश्चन में ही लिखा है। कैसे कुछ तो ट्विस्ट करने के लिए, ट्रिक करने के लिए बताया होगा। देन व्हाट वुड बी द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास एंड डेंसिटी? तो मास एंड डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए। मास एंड डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मास का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है और डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल सी चीज है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मास का डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि फोर्स को फंडामेंटल बोल देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स शुड बी फंडामेंटल। तो आप फोर्स को फंडामेंटल कर लो और मास के पहले यूनिट्स निकालो। मास का यूनिट निकालने के बाद उसका डायमेंशन निकालना बहुत आसान होता है। तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनना, अगर वो फोर्स को बोल रहा है डायमेंशनल फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसको एज इट इज रखो। तो उसको कोई चेंज नहीं करो। सिर्फ एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो फिर इसके जो डायमेंशंस होंगे, फोर्स के जो डायमेंशंस होंगे, वो कैसे लिखोगे? देखो आप, फोर्स का पावर 1 तो F का पावर 1। ध्यान से सुनना, फोर्स इज नॉट अ डायमेंशनल क्वांटिटी, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसलिए हम लोग ले रहे हैं उसको। मीटर का पावर 1 है तो लेंथ का पावर 1 होगा। सॉरी, लेंथ अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ये ऊपर घूम के जाएगा तो लेंथ रेस टू -1 हो जाएगा, है ना। लेंथ रेस टू -1 हो जाएगा, लेकिन सेकंड स्क्वायर तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली ही ऊपर जाएगा ना। तो T/2 हो जाएगा, ठीक है। T/2 हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर वो मैथमेटिकली ऊपर जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो करते हैं ना रेशियोज में, जैसे देखो 1/1/a होगा, तो ये a ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर से ही बिलोंग करता है ना, उस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। जो डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है वो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है यहाँ पे। तो लिख लिया हमने आंसर जो वो बोल रहा था उसमें।
ठीक है, तो इसका हमको आंसर आ गया। चलो अब हमको डेंसिटी का डायमेंशंस निकालना है, डेंसिटी का, है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन निकालना है, लेकिन डेंसिटी हमको बच्चों मालूम है मास अपन वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब इसके आप डायमेंशन डालना शुरू कर लो, डेंसिटी के डायमेंशन आप डालना शुरू कर लो। देखो, तो अभी तो हमने डायमेंशन डेंसिटी के डाले थे F1, मास के डाले थे F1 L⁻⁻1 और T⁻²। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, बराबर। मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? वो L क्यूब होता है ना। तो L क्यूब को ऊपर लेके जाओ तो फाइनल डायमेंशन जो डेंसिटी के होंगे वो क्या होगी? F1। अब L क्यूब को ऊपर लेके जाओ, L क्यूब को L⁻⁻4 और T⁻²। कैसे? L⁻⁻1 L⁻³ था ना, तो ये ऊपर गया तो क्या हो गया? L⁻⁻1 इंटू L⁻³ हो गया ना, L⁻⁻4 हो जाएगा फिर। ठीक है, L⁻⁻4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन ऑफ डेंसिटी और मास यहाँ पे निकाला। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखो, a calorie is a unit, a calorie is a unit of heat and it equals 4.2 joule, 4.2 joule, where 1 joule is equal to kilogram मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2, ये यूनिट होता है। अ डिस्टेंट civilization employs a distant civilization employs a system of units in which the units of mass, length and time, units of mass, length and time are alpha kg, beta meter, gamma second. Also J dash is their unit of energy, J dash is their unit of energy. What will be magnitude of calorie in their units? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन देखो। कैलोरी यूनिट किसका होता है? हीट का होता है, आपको को सबको मालूम है। और 1 कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, और जूल जनरली ऐसा यूनिट होता है किसका? एनर्जी का।
तो जूल का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड रेज़ टू -2। लेकिन वो बोल रहा है कि कोई तो एक डिस्टेंट सिविलाइजेशन है, कोई तो एक डिस्टेंट सिविलाइजेशन है, दूर की कोई तो एक सिविलाइजेशन है किसी और गैलेक्सी में। उन्होंने खुद का किसी दूर की गैलेक्सी में, एक डिस्टेंट सिविलाइजेशन है किसी दूर की गैलेक्सी में, तो उन्होंने खुद का अपना एक सिस्टम, यूनिट सिस्टम ला के रखा है। उन्होंने खुद का अपना एक यूनिट सिस्टम ला के रखा है, ठीक है, खुद का अपना एक यूनिट सिस्टम ला के रखा है उन लोगों ने। 1 सेकंड होल्ड करो। ठीक है, देखो, तो उन्होंने खुद का एक यूनिट सिस्टम ला के रखा है ना, उन्होंने खुद का एक यूनिट सिस्टम ला के रखा है यहाँ पे। तो देखो, एक डिस्टेंस सिविलाइजेशन है, उन्होंने खुद का एक अपना यूनिट सिस्टम ला के रखा है, जिसमें वो बोलते कि मास, लेंथ और टाइम क्या होनी चाहिए। तो बोलते कि मास को अल्फा बोलो, लेंथ को बीटा बोलो और टाइम को गामा बोलो। और उनको एनर्जी में जे डैश, एनर्जी को जे डैश बोलते हैं, एनर्जी क्या बोलते हैं, जे डैश बोलते हैं। और तो उनके हिसाब से कैलोरी का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैलोरी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सही ढंग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ है कि हमको एक तो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जूल, है ना। सॉरी, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है 1 कैलोरी जूल का रिलेशन। यही तो जूल का वैल्यू दिया था ना आपको, जूल का वैल्यू दिया था। अब देखो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एसआई सिस्टम ले लेंगे, एसआई सिस्टम ले लेंगे। अब देखो, एसआई सिस्टम में लेंथ का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 मीटर, करेक्ट। फिर एसआई सिस्टम में मास का हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1 किलोग्राम, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज हम लोग बोल रहे हैं। और हम लोग एसआई सिस्टम में टाइम को बोलते हैं 1 सेकंड, करेक्ट है। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है ना। लेकिन कोई तो दूर की सिविलाइजेशन है किसी और गैलेक्सी में, तो उसमें नई जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लेंथ होना चाहिए अल्फा, सॉरी बीटा मीटर, मास होना चाहिए अल्फा किलोग्राम, और टाइम होना चाहिए गामा सेकंड। देखो, कोई एक दूर की गैलेक्सी में सिविलाइजेशन है, दूर की कोई गैलेक्सी में सिविलाइजेशन है, उनके हिसाब से ये नया सिस्टम ऐसा होना चाहिए। देखो, अब सिंपल सी बात है, लेंथ के लिए हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज किया था 1 मीटर का, 1 किलोग्राम का, 1 सेकंड का। उनका रेफरेंस है बीटा मीटर, अल्फा किलोग्राम, गामा सेकंड। कोई तो दूर का सिविलाइजेशन है, देखो दूर का सिविलाइजेशन है, ये हमारी अर्थ है, मदर अर्थ, है ना। सो दिस इज अवर मदर अर्थ। कहीं तो दूर की गैलेक्सी में, बहुत बिलियंस ऑफ लाइट दूर, यहाँ पे कोई एक छोटा सा प्लेनेट है, छोटा सा प्लेनेट है। इस प्लेनेट को जूम आउट कर दो, प्लेनेट 9, नहीं प्लेनेट 9 नहीं, ये कोई जो प्लेनेट है उस पर कोई सिविलाइजेशन है ना। तो उस पर कोई एलियंस है, एलियंस ऐसे कुछ तो एलियंस में दिखा रहा हूँ उनको, है ना। ऐसे ऐसे कुछ एलियंस है, हमसे थोड़ा अलग है ना। तो उनका ये सिस्टम है, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंट सिविलाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंट सिविलाइजेशन। उनका यूनिट सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्टेंट सिविलाइजेशन। तो उनके हिसाब से, लेकिन हमने एक डायमेंशन एनालिसिस में देखा होगा कि कौन सा भी यूनिट सिस्टम होगा, कौन सा भी यूनिट सिस्टम होगा, है ना, जो कौन सा भी यूनिट सिस्टम होता है, तो सारे यूनिट सिस्टम में जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम रहते हैं, जो डायमेंशंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कैसे, देखो, अब मुझको बताओ कि यहाँ पे किलोग्राम का पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 4.2 में किलोग्राम का पावर कितना है, 1 है, मीटर का पावर 2 है, सेकंड का पावर 2 है, बराबर। तो ये जो पावर्स होते हैं ना, 1,
या ये देखो ये 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये किसी भी यूनिट सिस्टम में चेंज ही नहीं होते, डायमेंशन का भी चेंज ही नहीं होता। किलोग्राम का पावर 1 होगा, मीटर का पावर 2 होगा, सेकंड का पावर 2 होगा एनर्जी के लिए। तो नए सिस्टम में भी वही पावर्स होंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग क्या करेंगे, देखो 4.2 इंटू कैलोरी का पूछ रहा है तो 4.2 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था ना उसको ऐसे लिखो आप, ये मीटर स्क्वायर ऊपर है, किलोग्राम ऊपर, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो L/2 मास रेस टू किलोग्राम रेस टू 1 और सेकंड रेस टू -2 होगा, यानी टाइम रेस टू -2 होगा। लेकिन ये ऐसा सिस्टम के लिए हम लोग लिखेंगे किलोग्राम वगैरह यूज कर रहे हैं, L1 M1 और T1, ये सबस्क्रिप्ट में जो 1 आता है वो सिस्टम को दिखा देता है और ऊपर के पावर दिखाता है हमको डायमेंशंस। रियल में ये जो डायमेंशन होते हैं वो ऊपर के दिखा देता है, ऊपर के नंबर हमको डायमेंशन दिखा देते हैं, है ना। इज इक्वल टू, अब उनके हिसाब देखो हमारे हिसाब से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 ऐसा कुछ तो फैक्टर होता है, और वो हम लोग डायमेंशन डाल देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 कैलोरी का ये वाले लेते हैं। लेकिन उनके टर्म्स में एनर्जी को क्या बोला जाता है, जे डैश बोला जाता है। उनके टर्म्स में हम लोग एनर्जी को क्या बोलते हैं, उनके टर्म्स में हम लोग एनर्जी को बोलते हैं जे डैश, उनके टर्म्स में हम लोग एनर्जी को बोलते हैं जे डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे टर्म्स में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है तो उनके टर्म्स में 1 कैलोरी इज इक्वल में भी जे डैश 4.2 की जगह पर आके आ सकता है, जे डैश आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया था कि 1 मीटर की जगह पर बीटा, 1 किलोग्राम की जगह पर अल्फा, 1 सेकंड की जगह पर गामा, तो 4.2 की जगह पर जे डैश। हाँ, लेकिन डायमेंशन जो है ना, वो डायमेंशन तो वो सेम रहेंगे। मैं सबस्क्रिप्ट के नंबर बदल रहा हूँ क्योंकि वो यूनिट सिस्टम अलग है ना पूरा का पूरा। लेकिन किसी भी यूनिट सिस्टम में बच्चों डायमेंशन जो होते हैं ना वो सेम रहते हैं, यानी L/2 होगा, M/1 होगा और T/-2 होगा। वो किसी भी सिस्टम में डायमेंशन हमेशा सेम रहते हैं। यही हमारा लॉजिक है इसको सॉल्व करने का, तो बस। और एनर्जी का जो यूनिट है किसी भी सिस्टम में सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, डायमेंशन चेंज नहीं होते। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम लोग जे डैश का वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो कैलोरी का था पूरा का, ये वैल्यू कैलोरी का था ना। तो इसका मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू ये वैल्यू कैलोरी का था। तो हम लोग 1 कैलोरी इज इक्वल टू उनके डायमेंशन में कैलोरी का वैल्यू कितना का वो निकाल रहे थे, बस, दूसरा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे डैश, यही तो अननोन है। तो जे डैश इज इक्वल टू 4.2 L1, और सबको डिवाइड करना शुरू कर लो, L1 अपॉन L2 रेस टू पावर 2, सबको डिवाइड कर लो इस साइड में लाके, M1 अपॉन M2 रेस टू पावर 1, T1 अपॉन T2 रेस टू पावर -2, बराबर है, रेस टू पावर -2। अब L1 की जगह पर 1 डालो, L2 की जगह पर बीटा डालो, M1 की जगह पर जो वैल्यू अभी मैंने टेबल में दिखाई थी ना वो वैल्यू डालना शुरू कर लो आप लोग। ये जो वैल्यू टेबल में दिखाई ना, 1 के लिए बीटा, 1 के लिए अल्फा और 1 के लिए गामा, ये वैल्यू आप टेबल में डालना शुरू कर लो बस। सो जे डैश इज इक्वल टू 4.2 1 अपॉन बीटा का पावर 2 होगा। मास हमारा 1 किलोग्राम का था लेकिन उनका था अल्फा का, तो पावर 1 हो जाएगा। हमारा टाइम 1 सेकंड का था तो उनका था गामा सेकंड का, गामा का कुछ तो, गामा सेकंड ऐसा कुछ तो था, -2, बराबर। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते, जे डैश इज इक्वल टू 4.2, नीचे होगा बीटा का स्क्वायर, नीचे होगा अल्फा। अभी गामा रेस टू -2 होगा ना नीचे, तो ऊपर चला जाएगा गामा स्क्वायर करके, बस ये हमने कन्वर्जन कर लिया।
तो उनके हिसाब से कैलोरी का वैल्यू 4.2 गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा होना चाहिए, बस उनके हिसाब से निकाल दिया हमने। तो हो गया, फिर एलियंस का कोड हमने ब्रेक कर लिया, दा विंची कोड एलियंस का हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, एलियंस का कोड हमने ब्रेक कर लिया, दा विंची कोड, ऐसे कुछ तो बोल रहा हूँ। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E, an electron with charge E enters a uniform magnetic field B bar with a velocity V bar the velocity is perpendicular to the magnetic field the force on charge on the charge E is given by F bar is equal to BeV. Obtain dimension of B bar. Obtain dimensions of B bar. तो यहाँ पे बच्चों आप एक चीज देख लो, F बार इज इक्वल टू BeV है यहाँ पे। तो इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन में लिखा है वो पढ़ते हैं मत बैठो, अभी आपके फिलहाल अभी आपके इस टॉपिक में कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं ये फॉर्मूला समझा दूंगा। चलो तो पहली चीज क्या है, वी रिक्वायर ओनली दिस फॉर्मूला, और हमको बी बार का डायमेंशन निकालना है बस। अब बी बार को एक साइड में रखो, बाकी सबको एक साइड में डिवाइड कर लो। ठीक है, साइड में डिवाइड कर लो। तो देखो हम लोग अब इसका आंसर निकालने जा रहे हैं। देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि फोर्स F बार इज इक्वल टू BeV। अब बी को अलग कर लो, फोर्स अपॉन EV हो जाएगा, और ये साइड के ये जो बार आपने हटाए तब भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वो नॉर्मल से दिखेगा ना आपको, फिर तो ऐसा कुछ अलग से नहीं दिखेगा आपको, फिर फोर्स अपॉन EV होगा, करेक्ट। अब फोर्स का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास यानी किलोग्राम और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स का यूनिट, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब E का मतलब चार्ज होता है, तो चार्ज आपको मालूम है ना सबको, चार्ज कैसे निकालते, चार्ज निकालते करंट इंटू टाइम ना, चार्ज निकालते हम लोग करंट इंटू टाइम, आई यानी करंट, ये तो बेसिक से स्कूल से आपको मालूम होगा ना, चार्ज को कैसे निकालते, करंट इंटू टाइम ना, करंट इंटू टाइम, चार्ज का मतलब होता है करंट इंटू टाइम, ये तो आपको बेसिक से मालूम है चीज, करंट इंटू टाइम, चार्ज का मतलब होता है करंट इंटू टाइम। तो करंट को हम लोग आई लिखेंगे क्योंकि वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। टाइम है ये सेकंड, और जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट में आपको बताता हूँ, सॉरी ये वोल्ट नहीं है, वेलोसिटी क्या है, वी यानी वेलोसिटी दिया है ना आपको, यहाँ पे क्या दिया है, वी यानी वेलोसिटी दिया है, देखो वी बार यानी वेलोसिटी दी थी, ठीक है, वी का मतलब उसने वेलोसिटी दे दिया, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो पहले आप यूनिट को सॉल्व कर लो, यूनिट एक बार सॉल्व हो गया तो बाकी का डायमेंशन डालना बहुत आसान है। देखो सेकंड को सेकंड कट गया, यहाँ से मीटर को कट गया, तो बचेगा क्या, देखो किलोग्राम बचा, करंट आई बचा और सेकंड स्क्वायर बचा। अब देखो इससे अब डायमेंशन निकालना अब आसान हो गया ना बी का, अब इससे डायमेंशन बी का निकालना आसान हो गया, बस
बी का डायमेंशन देखो, फिर डायमेंशन ऑफ बी देखो, एल है क्या उसमें? नहीं है, 0। मास का पावर कितना है? किलोग्राम का पावर 1 है, तो मास का पावर 1 होगा। करंट का पावर 1 है, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होगा? -1 होगा वो, करेक्ट है। टाइम ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा। बस यही तो है डायमेंशन ऑफ बी। ये ध्यान रखना इसकी तरफ। बस आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो मैंने कल जो वर्कशीट नंबर 3 में जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन क्या है देखो। आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि V = AT + B अपॉन T + C + V0 is dimensionally correct equation, is dimensionally correct equation obtain dimensional formula for A, B and C where V is velocity, T is time and V0 is initial velocity. डायमेंशन फॉर्म निकालना है, सबके डायमेंशन निकालना है, ए और बी और सी के। मैं आपको समझा तो देखो कैसा है। V = AT + B अपॉन T + C + V0। अब ध्यान से सुनना, हमारा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अगर वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर/सेकंड होगा तो राइट में भी वही डायमेंशन आने चाहिए मीटर/सेकंड। इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है, इन सबके डायमेंशन मीटर/सेकंड होनी चाहिए। इसका मतलब बन के निकल के आता है 80 का डायमेंशन मीटर/सेकंड होना चाहिए, यूनिट मीटर/सेकंड होना चाहिए। पूरा B अपॉन T + C भी मीटर/सेकंड होना चाहिए और V0 भी मीटर/सेकंड होना चाहिए। और एक चीज याद रखना, जिसका यूनिट सेम होता है उसको ही ऐड करते हैं। अगर 80 का यूनिट मीटर/सेकंड होगा और पूरा B अपॉन T + C का यूनिट मीटर/सेकंड होगा तो ही मीटर/सेकंड में हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। तो इसका भी यूनिट मीटर/सेकंड होगा, पूरा 80 का, पूरा B अपॉन T + C का मीटर/सेकंड होगा और पूरा V0 का मीटर/सेकंड होगा। तो राइट में सब कुछ मीटर/सेकंड प्लस मीटर/सेकंड प्लस मीटर/सेकंड इज इक्वल टू मीटर/सेकंड। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इससे हमारा अब काम आसान हो गया। देखो इसका मतलब A × टाइम t का यूनिट होना चाहिए था मीटर/सेकंड। तो उसमें से हमको A × टाइम t का तो यूनिट मालूम था सेकंड, ये मीटर/सेकंड। तो इसका मतलब A का यूनिट निकल के आता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो फिर उसके डायमेंशंस क्या होंगे? A के डायमेंशंस होंगे L का पावर 1, क्योंकि M का पावर 1 है, किलोग्राम तो नहीं है, तो मास/0 और ये ऊपर चला गया, टाइम/-2 हो गया। बस उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज, पूरा B अपॉन T + C का यूनिट मीटर/सेकंड होना चाहिए, करेक्ट है। तो इससे आपको एक चीज और एक नोट डाउन हो रही है कि देखो, टाइम को आप C में ऐड कर रहे हो। अगर टाइम को C में ऐड कर रहे हो तो जो टाइम का यूनिट होगा वही C का यूनिट होना चाहिए ना। फिर नहीं तो ऐड कैसे होते? कभी आप मुझको बताओ, सेकंड + सेकंड ही ऐड होता है ना? कभी सेकंड + मीटर ऐड होता है क्या? नहीं होता। जिसको ऐड करते हो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना, उनमें यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो इसका सिंपल से मतलब ये बन के आ रहा है, अगर टाइम में C ऐड हो रहा है तो C का डायमेंशन डायरेक्टली फिर टाइम का ही होगा ना, सेकंड। तो C का डायमेंशन होगा L0,
m0 और t⁻1 होगा उसका। बस अब इसको ऊपर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस में है, सी इंडिविजुअल होता तो ऊपर लेके जाते। तो इसका मतलब t प्लस सी का यूनिट सेकंड आ रहा है, तो b का यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा ना ऑटोमेटिकली। फिर तो L1 मास नहीं है b में, टाइम भी नहीं है। तो बस इस तरीके से हमने एबीसी के डायमेंशन निकाले। चलो आगे के क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ लेते हैं। क्या होता है बीच बीच में? ठीक है, चलो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। तो ध्यान से सुनना, मैं हर एक के एग्जांपल के क्वेश्चन में को सॉल्व करके दे रहा हूँ। किसी को डाउट आ तो वो पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने और एक आपको क्वेश्चन दिया था कि न्यूक्लियर रेडियस R has a dependence on the mass number A, as R is equal to 1.3 10 raised to power minus 16 a raised to 1/3 meter for a nucleus of mass number A is equal to 125, obtain order of magnitude of R। R का ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछ रहा है आपको। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना और उस फॉर्मूले में ए का वैल्यू पुट कर लेना। शायद से मैंने आपको कल ये थ्योरी में बताया था हिंट। देखो आर का बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1.3 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 16 इंटू ए रेस्ट टू पावर 1/3 है ना, ए रेस्ट टू पावर 1/3 है बराबर। तो ए का वैल्यू डाल दो, 125 था ना ए का वैल्यू, 1.3 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 16, ए का वैल्यू 125 था। तो बताओ 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है ना। तो 5 मल्टीप्लाई 1.3 कितना होता है, 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 16। अब पहली चीज काम कीजिएगा बच्चों, कल मैंने कुछ के होमवर्क भी चेक किए, तो ध्यान से सुनना। ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालते वक्त ये जो वैल्यू होती है ना ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालते वक्त, इसको कंपेयर करना पड़ता है a इंटू 10⁻n के साथ। तो कंपेयर करने के बाद और एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ता है कि a का जो वैल्यू होता है, a का वैल्यू मैं आपको सीधा इस साइड में दिखा देता हूँ। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, देखो व्हाट वी आर डूइंग, R इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 16 होता है, करेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको कंपेयर करो आप a इंटू 10 रेस्ट टू n के साथ, करेक्ट, a इंटू 10 रेस्ट टू n के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू हो गया 6.5, लेकिन दिस शुडंट बी वैल्यू ऑफ a, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि a का जो वैल्यू होगा वो एक तो 5 से कम होगा या मोर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। तो ये जो 6.5 है ये 5 और 0.5 के बीच में नहीं आता। तो पहले उसको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करके ले लोगे आप, देखो कैसे कन्वर्ट करके ले लोगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो R की जो वैल्यू है
उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्यों, मैं आपको समझा, देखो आपने इसको डिवाइड बाय 10 किया, इसको 6.5 को, और मल्टीप्लाई बाय 10 करो, और पहले से ही 10⁻16 यहाँ पे मौजूद है, करेक्ट है, पहले से ही यू हैव 10⁻16, अंडरस्टूड। अब देखो 6.5 को 10 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब वो हो जाएगा 0.65, और -16 और ये 1 10⁻15 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 5 और 0.5 के बीच में आ रहा है ना, इसका सिंपल सा मतलब होता है, तब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं a × 10⁻n के साथ, और n का जो वैल्यू होता है -15, वही हमारा ऑर्डर मैग्नीट्यूड होगा। बस अब निकला आंसर इसका, जो r का ऑर्डर मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर मैग्नीट्यूड ऑफ r, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r जो होगा कैपिटल R, वो हो जाएगा -15। दिस इज द वैल्यू ऑफ n ना, ऑर्डर मैग्नीट्यूड, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। इसकी तरफ बच्चों आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। चलो, और मैंने कल क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने इसको शॉर्ट में निपटा दिया है क्वेश्चन को, शॉर्ट होमवर्क नहीं चलेगा, मैं हर बार हर एक का होमवर्क डिटेल में चेक करूंगा, हैंड राइटिंग अच्छी करना है, शॉर्ट में अगर कोई दे देगा तो उसको 0 मार्क दे दूंगा मैं रिपोर्ट कार्ड में, ध्यान रखना। जैसे लिखना है, आप इसके लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, घर में अगर आपके पास बुक नहीं है इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, लेकिन या मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, मेरे पास एक ऐसा डाइजेस्ट जैसा बुक है, उसका आप मैं स्क्रीनशॉट निकाल के कैप्स स्कैनर पर उसका एक पीडीएफ भेज देता हूँ, वो आप रेफर करना होमवर्क को सॉल्व करने के लिए। The potential difference of V is equal to 100 plus or minus 2 volts when applied across a resistance R, when applied across a resistance capital R, gives a current of 10 plus or minus 0.5 ampere. Calculate percentage error in R. Calculate the percentage error in the R. बराबर, परसेंटेज एरर इन द R आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो, वोल्टेज में आपको मेजर वैल्यू दी गया वोल्टेज का, और ये करंट का मेजर वैल्यू आपको दे दिया, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो, वोल्टेज का मेजर वैल्यू क्या था, 100 प्लस और माइनस 0.2, करंट का मेजर वैल्यू क्या था, 10 प्लस और माइनस 0.5। अब रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर निकालना है, तो देखो ये दो क्वांटिटीज का डिवीजन है, तो मैंने को क्या बताया था, अगर दो क्वांटिटीज का डिवीजन होगा तो रिलेटिव एरर पहले निकालो। रिलेटिव एरर वो कैसे लिखा जाता है, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब यहाँ पे कोई पावर यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, पावर यूज नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम एरर होता है डिवीजन में, ये मैक्सिमम एरर होता है डिवीजन में, ध्यान रखना। तो बस उसी तरीके से हम लोग ये फार्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे, देखो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। अब मुझको एक चीज बताओ, ये किसका वैल्यू था, डेल्टा वी का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था, डेल्टा आई का वैल्यू था, ये किसका वैल्यू था, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये किसका वैल्यू था, मीन वैल्यू ऑफ करंट। बस, लेकिन परसेंटेज एरर निकालना तो सब जगह पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बस आप क्या करो, परसेंटेज एरर निकालने के लिए सब जगह पर 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाय आई इंटू 100।
फिर अब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, इसको ये बोला जाता है। तो आप डेल्टा वी का वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा वी का वैल्यू कितना था? 2 था। नहीं, 0.2 के 2 है वो, सॉरी 1 सेकंड, लेट मी चेक। अच्छा 2 है, सो इट्स माई मिस्टेक, 2 यहाँ पे, यस 0.5 लिखा। अच्छा हाँ, तो फिर ये होगा 2/100 इंटू 100, करेक्ट है, प्लस 0.5/10 इंटू 100। बस इतना सा तो पार्ट आपको बच्चों करना था। ये 2% हो गया, ये 10 को 10 कट गया, ये 5% हो गया, तो 2% प्लस 5%, तो टोटल एरर हो गया 7% का। अच्छे से क्या करो, मैं सबका चेक करने वाला हूँ, याद रखना, इसको भूलना नहीं आपको। और कुछ क्वेश्चंस था। और एक क्वेश्चन था, देखो, द लेंथ, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures. करेक्ट है। तो आपको लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस दे दिया। चलो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस को लिखेंगे। देखो लेंथ आपको दे दिया उसने कितना, 4.234 मीटर। ब्रेड्थ कितना दे दिया आपको, 1.005 मीटर। ऑब्वियसली ब्रेड्थ कम होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। थिकनेस आपको दे दिया 2.01 सेंटीमीटर। अब आप काम करोगे, कैलकुलेशन करते हो, यहाँ पे गलती होती है कि यहाँ पे देखो मीटर दे दिया, यहाँ पे मीटर दे दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया। तो पहले आप एक चीज़ कर सकते हो ना, कि सेंटीमीटर का मीटर करके ले सकते हो ना। कैसे होता है सेंटीमीटर का मीटर, डिवाइड बाय 100, तो क्या होगा 0.0201 मीटर हो गया। ये तो एटलीस्ट काम कर सकते हो। हाँ, अब रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होता है ना, ये मैक्सिमम मेंसुरेशन में आपने पढ़ के रखा होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर शीट में जो एरिया होता है मैक्सिमम मेंसुरेशन में आपने पढ़ के रखा होगा, वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ थिकनेस प्लस थिकनेस लेंथ। इस तरीके से एरिया निकाला जाता है ना। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल है, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो समझ लो उसका ये लेंथ है, ये उसका ब्रेड्थ है, और ये उसका थिकनेस है, यानी हाइट। तो एरिया निकालने का आपको मेंसुरेशन से फॉर्मूला होगा ना, लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस लेंथ। बस इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लो। कैलकुलेशन का तो पार्ट भाई आपको करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन मैंने अभी फिलहाल पढ़ा नहीं, आप थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो, बाद में मैं लॉक टू आपको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तब तक कैलकुलेशन एक्यूरेट करो, कंसेप्ट पकड़ो, बाद में कैलकुलेशन कैसे करना है ओरली वो मैं आपको बताऊंगा लॉक टेबल से। अभी फिलहाल उसके लिए नहीं जाएंगे। और वॉल्यूम तो आपको मालूम होता है ना, फिलहाल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। थिकनेस यहाँ पे हाइट जैसे काम कर रहा है ना, थिकनेस हाइट जैसे काम कर रहा है यहाँ पे।
जैसे क्यूब का एरिया होता है ना 6L², अगर लेंथ ब्रेड्थ तो थिकनेस सेम होगा तो 6L² होता है। तो उसी तरीके से ये फार्मूला होता है एरिया का भी। क्यूब की जगह पर रेक्टेंगुलर शीट है, दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। इसका चेक करो आप, वॉल्यूम इसका आता है 0.086 मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन और एक चीज आपको उसने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बोला था, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बोला था। तो मैंने आपको कल क्या समझाया था, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखना है। देखो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखना है। पहली चीज, एरिया यहाँ पे 8.721 आ चुका है। एरिया कितना आ चुका है, 8.721 आ चुका है, बराबर। तो पहले एरिया अगर 8.721 आ चुका है और आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे सबका एडिशन कर रहे हो, है ना। एडिशन कर रहे हो तो आप इसको एडिशन ही मान के चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन मान के अगर चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसमें सबसे कम डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो कितने थे, आप यहाँ पे 1 सेकंड में आपको ट्रिक समझाता हूँ कैसे करना है ट्रिक आपको यहाँ पे। तो थोड़ा वो लिख के देखना पड़ेगा आपको, लिख के देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, लिख के दिखा देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इंटू ब्रेड का मतलब क्या होता है, 4.234 इंटू 1.0005, करेक्ट है, प्लस ब्रेड इंटू थिकनेस 1.005 मल्टीप्लाई बाय 0.021 प्लस थिकनेस इंटू लेंथ 4.234, करेक्ट है, करेक्ट है। तो पहले काम करो आप, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके ले लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे ये ढूंढ सकते हैं हम लोग आसानी से। देखो 2 इंटू 4.234 मल्टीप्लाई बाय 1.005 है ना, प्लस 2 इंटू 1.005 मल्टीप्लाई बाय 0.0201 प्लस 2 इंटू 0.0201 इंटू 4.234, करेक्ट है। अब देखो सबसे भी ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने कल क्या बताया था, पहले मल्टीप्लिकेशन में देखो फिर एडिशन में देखते। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन देखो फिर एडिशन में देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले आप देखो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ है। तो उतना वो फाइनल आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। या सबसे इसका आसान तरीका मैं अगर आपको समझने की कोशिश करूं तो ज्यादा से, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक काम करता हूँ मैं, सबसे आसान तरीका समझाता हूँ, वो ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा आपको। देखो एक काम करो, जो दी हुई रीडिंग है ना हमारे पास, दी हुई रीडिंग, तो उस दी हुई रीडिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ पे दे देखो 2 थे ना। डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 2 थे, जो दी हुई रीडिंग है उसमें बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद जो मिनिमम डिजिट्स होंगे ना, वही उतने ही रखो आप। देखो तो 8 पॉइंट, अब यहाँ पे 7 2 उतना ही रखो, और ये 1 को निगलेक्ट कर लो। राउंड फिगर कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं आप। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप भी डिजिट 2 ही रखो। इसमें भी देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना आपको, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स उस तरीके से रखो। ये राउंड फिगर का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में थोड़ा से कैसे एडजस्ट करने इसके और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तब तक आप इसके तरफ ध्यान मत देना, थोड़ा सा और वो पॉइंट हम लोग कवर करने वाले। अभी हमने वो वाला फिलहाल पॉइंट कवर नहीं किया है राउंड फिगर का। अभी फिलहाल मैंने जो कल का होमवर्क दिया तो उतना ही करो आप, थोड़ा सा और चीज़ें कुछ पढ़ाना बाकी है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी करना है आपको, और सिग्निफिकेंस कितना रखना है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस इज टुडेस पार्ट।